वो घबरा गए। मैंने बोला फडणवीस साहब, आप हकीकत में ठीक है 51,000 बोल रहे हैं, 51,000 को मानते हैं, वो जमीन हमको दे दीजिए, आपकी गवर्नमेंट से हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए बोलिए, हमको क्या पैसा है ना हम देंगे। ये बोलने वाला शब्बीर अहमद अंसारी था। और वो हंसे मुस्कुराए। मुसलमान एग्रीकल्चर में जा सकता है, मुसलमान इंडस्ट्रीज में जा सकता है, मुसलमान उसके अंदर वो जमीनात के अंदर हाउसिंग लेकर के अपने घर बना सकता है, दे सकता है, डेवलप कर सकता है, इदारे बना सकता है, कॉलेज बना सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बना सकता है, बहुत जितना चाहे वो इसी प्रॉपर्टी के जरिए उसको कहीं और हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को रखते हुए उस प्रॉपर्टी के बदले वो सब चीज कर सकता है। हमने देखा है कि जब जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, जो मुद्दों को लेकर गरमाया तो बढ़ा जाता है, लेकिन बाद में वो मुद्दे कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी आवाज दब जाती है या दबाई जाती है। इस तरीके के इल्जाम चलते हैं। उसी के चलते मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेबाक बोलते हैं, बड़ा बिंदास बोलते हैं, अपने दुश्मनों के खिलाफ बोलने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन बात आखिर क्या है कि आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक पहुंच पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो इशू है, हर वक्त हमने देखा है कि साल में 4 या 5 मरतबा वक्फ बोर्ड का ऐसा इश्यूज उठता है जो इश्यूज सारे माहौल को गरमाता है, लेकिन बाद में क्या ऐसी वजह आज होती है कि वो मामला पूरी तरह दब जाता है। मेरे साथ आज मौजूद है शब्बीर अंसारी साहब, जो वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा सीरियस होते हैं। लेकिन मामला ये जब मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं वक्त जब गुजर जाता है, कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद में आवाज दब जाती है। आज मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे आराम से बात करने की कोशिश करूंगा, विस्तार से बात करूंगा कि क्या वक्फ बोर्ड का मामला है और आज जो पत्रकार परिषद इन्होंने ली है इसके क्या मुद्दे हैं। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आज आपके मुद्दे क्या थे? आज सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था, देखिए औकाफ बोर्ड के जो जमीनात है यहाँ पर महाराष्ट्र में, हमको उसकी सही तादाद मालूम नहीं है। तो पहला जो सर्वे हुआ था हमारा, जो 95 एक्ट के तहत हुआ था, 2002 में उसको डिक्लेयर किया गया। उस वक्त 51,000 एकड़ जमीन इस महाराष्ट्र में औकाफ बोर्ड की है, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। मगर हम उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो जो सर्वे किया गया है, जब हमने उसकी इंक्वायरी की, जब उसकी हमने जानकारी की, तो मालूम हुआ कि उस वक्त ना ही किसी मुसलमानों की कोई तंजीम ने, ना ही मुसलमानों के रहनुमाओं ने, ना ही मुसलमानों के लीडरों ने कि वो सर्वे कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, उसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। जो अधिकारी लोग थे, जो वर्ग था, उन्होंने घर में बैठ करके जो गेजेट थे या चैरिटी कमीशन में जो जो मामला थे उनको सामने रखा और वो डिक्लेयर किया। इसके लिए हमको लगता है कि वो जो सर्वे हुआ था, जो 51,000 एकड़ जमीन की बात की जाती है, हम उससे मुतमईन नहीं है और वो सही भी नहीं है। इसके लिए उसके बाद में हमको ये समझ में आया कि हर 10 साल के बाद में सर्वे होना चाहिए औकाफ बोर्ड का। तो 2010 में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाली थी, मगर उसको ये बोलकर रद्द कर दिया गया कि 10 साल नहीं हुए, इसके लिए हम अभी सर्वे नहीं करेंगे। फिर 2012 में तहरीक औकाफ ने आवाज उठाई, मगर उस वक्त भी हुकूमत ने टाल मटोल के काम की। हालांकि बोर्ड था, सब था, एमपी थे, मिनिस्टर थे, हमारे मिनिस्टर्स थे, सब उस वक्त हमारी, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट थी। और उस वक्त के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी थे, उन्होंने भी हमने ये बात की। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम अभी कोई सर्वे नहीं कराएंगे, और उनके सामने नजरिया इलेक्शन का था कि आप हम सर्वे कराएंगे तो क्या हमारे हुकूमत को और गिराना चाहते हैं क्या आप। ये अल्फाज थे, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये कोई नहीं कहता है, मगर हमारे साथ ये वाकया हुआ है और उसके लिए सर्वे नहीं हुआ। जब 2014 में फडणवीस सरकार की, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हम उनका ताक़ुब करते रहे। फिर हमने उनके वर्षा बंगले पर गए और उनको भी, हम पहले गवर्नर के पास गए, गवर्नर से हमने बात की कि देखिए साहब, यहाँ पर 10 साल हो गए हैं और सर्वे ये लोग करवा रहे हैं। मैंने उन हुकूमत को भी कहा था और अब ये भी हुकूमत से हम कहना चाह रहे हैं। तो सीरियसली बड़ा अच्छा गवर्नर था, वो आंध्र प्रदेश का था, उसको समझ में आया कि वाकई में जो मसला है बहुत सही बात कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं, वो देते हमको नहीं, हमको भी लेटर दिया उन्होंने कि हमने चीफ सेक्रेटरी को दिया है, चेयरमैन को दिया है कि इन्होंने जो कहा है कि इमीडिएटली उसके ऊपर अमल आवरी होना चाहिए। उस अमल आवरी के लिए फिर हम फडणवीस साहब जो वजीर आला थे उनके पास गए, उनके बंगले पर गए, हमारा वफद शामिल था। उनसे हमने सारी बातें की कि साहब आज बहुत बुरा हाल है तो वक्फ बोर्ड का। आज 51,000 एकड़ जमीन गवर्नमेंट डिक्लेयर की, उसको संभालने वाले लोग
43 से आप 23 की हालत में आ गए। तो क्या इतने बड़े इदारे को 23 लोग संभाल सकते हैं? हमारी लूट मचा गई, ये सब लूट रहे जा रहे, पता ही नहीं चलता है औकाफ की जमीनत कहाँ जा रही है, किधर जा रहा है, कौन ले रहा है, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है। ये सारी बातें होने की वजह से वो बड़े सीरियसली सुन रहे थे। फिर हमने उनसे एक बात की कि साहब देखिए, दूसरा मामला ये है कि कहीं इसके ऑफिसेस नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं होने की वजह से आप फर्ज कर लीजिए कि आप हमारी नांजर में प्रॉपर्टी वहाँ ऑफिसर ही नहीं है, तो वहां चोरियां हो रही, तो कैसा पता चलेगा बोर्ड को? पता ही नहीं चलता है। अगर सांगली में हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है, बंबई में हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए हर जिले में हमारा ऑफिस होना चाहिए। उसके लिए हमारे बोर्ड के पास पैसा भी नहीं, 100 करोड़ का आप ग्रांट दीजिए। बड़े गौर से सुना कि देखिए इतनी बड़ी जायदाद है। मैं आपको आगे चलकर ये कहता हूं कि मैंने फडणवीस साहब को जब एक बात बोला तो मेरे वफद में लोग तो वो घबरा गए। मैंने बोला फडणवीस साहब, आप हकीकत में ठीक है 51,000 बोल रहे हैं, 51,000 को मानते हैं, वो जमीन हमको दे दीजिए। आपकी गवर्नमेंट से हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए बोलिए, हमको क्या पैसा है ना हम देंगे। ये बोलने वाला शब्बीर अहमद अंसारी था। और वो हंसे मुस्कुराए, नहीं नहीं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूं। उन्होंने डायरेक्शंस दिया कि नहीं नहीं दूसरा ये सब चीजें मैं करूंगा, और उन्होंने कहा भी, मगर उसके ऊपर अमल हमारी नहीं हुई। अमल बजाने जैसा आप कह रहे हैं कि वो बहुत उठता है जोरों में और फिर दबता है उसके बाद में, पर बोर्ड के लोग कुछ करते नहीं है। फिर 2016 में हमने ये सेकंड सर्वे का GR, उस वक्त के अखिलती उमूर के जो मिनिस्टर थे एकनाथ खड़से थे, उन्होंने 2 बहुत अच्छे GR निकाले हैं, एक अप्रैल में और एक दिसंबर में, और एकदम सीधे सीधे उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं वाज़ेह तौर से। उसका चेयरमैन बनाया गया सर्वे का सेटलमेंट कमिश्नर पूना, और एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी, चूंकि 2 ही जिले उन्होंने कहा कि शब्बीर भाई अपन पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरा महाराष्ट्र का अगर से करेंगे तो ये सही होगा या नहीं होगा, इसके लिए अपन पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से ये 2 जिले लेते हैं, और ये सक्सेस हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का अपन सर्वे कराएंगे। हमको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया, 6 करोड़ रुपए मुख्तस किया और डायरेक्शन दिए। हमने कहा कि साहब तहरीक आपके साथ मिलकर काम करना चाहते ही है, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने मीटिंगों में हमको बुलाया, कोई नहीं, बोर्ड नहीं, बोर्ड के CEO नहीं, कोई नहीं, तहरीक बराबर मंत्रालय में उन लोगों के साथ जाती थी, मीटिंग करती थी। 2017 से 2 महीने का उनको वक्त दिया गया था और मुसलसल हम उनके पीछे दौड़ रहे थे। 2019 तक कुछ भी नहीं हुआ, और जब उन्होंने सर्वे लिया और बोला हो गया सर्वे, तो हमने जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला कि जो आपने बूट्स ऑफ ग्राउंड कि जो जगह है वहां जाकर के आप सर्वे किए, ये वैसा नहीं हो रहा है, जैसा पहले था उससे भी खराब तरीके से सर्वे किया जा रहा है। हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। श्याम दांगड़े साहब एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सेटलमेंट कमिश्नर को, कलेक्टरों को बुलाया और उनको खूब डांट दी कि जो आप सर्वे बता रहे हो गलत है। ये इंक्रोचमेंट कहां है इसमें बताया आपने? नहीं है कहीं भी इंक्रोचमेंट। आप ये जमीनात और है, यही नहीं है, अंसारी साहब बता रहे यहाँ ये है, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। आप इसको इमीडिएटली वापस से जो हमने डायरेक्शन दीजिए और उसके लिए काम कीजिए। उन्होंने 2 वक्फ ऑफिसर को भी हिदायत दी, एक अतीक खान औरंगाबाद के, खुसरो खान, ये दोनों को कि भाई आप जो ये बता रहे इन ऑफिसरों के साथ मिलकर के देखिए। पर 2019 के बाद में इत्तेफाक से कोविड आ गया, कोविड में कुछ मामले रुक गए, रुकने के बाद में भी फिर भी हम उसका कर ही रहे थे पीछा। कोविड के जाने के बाद हम फिर वापस हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये बात कहे कि भाई ये करो, मगर हमको लग रहा था कि सब टाल मटोल हो रही है। बोर्ड को बोलना चाहिए था, बोर्ड का CEO उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि बोर्ड का कोई CEO ही नहीं था। CEO में इतने डिस्प्यूट उस वक्त चल रहे थे, परमानेंट CEO नहीं था, करने वाला नहीं था। इसके लिए उन्होंने सर्वे क्या हो रहा है, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि बोर्ड के 16 के बाद के भी मेंबर, पहले मेंबर और अब भी जो मेंबर है, उनको पता ही नहीं है कि सर्वे क्या है और कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। अच्छा अंसारी साहब, ये सब बातें तो ठीक है कि आप मिले हैं, वक्फ बोर्ड के लिए आपने आवाजें उठाई है। अभी वक्फ बोर्ड की जमीनों को किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीनात को एक ही तरीका है, बहुत आसान है। ये एक्ट जो 1952 है इतना पावरफुल है कि अगरचे 100 साल से भी लोग उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं तो उसके ऊपर इमीडिएटली FIR दाखिल किया जा सकता है। मगर हो रहा है कि ये बोर्ड के लोग और कुछ लोग मिलते हैं और कुछ बातें जैसे होती है। मैं आपको बतलाऊं, औरंगाबाद का ये एक वाकया
कि बड़ा धूमधाम से उसके लिए जोरदार तरीके से आंदोलन किया गया था, उसके ऊपर केस करने की बात की, 100-150 करोड़ रुपए की हमारी जमीन है बोल करके उस पर केस किया गया है कि नहीं उसकी जमीन लिया जाए, नहीं तो नहीं होगा। और जब उसको वापस लेने का टाइम आ गया हमारे को, और जिस वक्त वो कोर्ट में गया, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि बोर्ड के लोगों ने अपने वकील को हाजिर ही नहीं होने गया और इसके लिए वो केस जीत गया और वो प्रॉपर्टी वैसी के वैसी रह गई। इस तरीके से औरंगाबाद की, मैं तो बात की बहुत सारी है, मगर आज भी हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तहरीक औकाफ ने अब ये शुरू किया है कि हर गांव में, हर देहात में जाके लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और उनमें बोल रहे हैं कि जब तक कि ये अवामी तहरीक नहीं बनेगी, जब तक लोग आप अपनी जमीन को लेने के लिए बाहर नहीं आओगे, ये मसला जो आप कह रहे हैं ये ऐसा ही रहने वाला है और ऐसा ही बंदरबाट होने वाली है और चलने वाली है। इसके लिए आवाम को सामने आना पड़ेगा और लवाम हमारा साथ देंगे। परमानेंट सीओ नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है इस मामले को लेकर, जो वक्फ बोर्ड का जो इशू चल रहा है, परमानेंट अगर सीओ हुआ तो आपको लगता है कि ये मामला रुक सकता है? देखिए, परमानेंट सीओ हुआ और वो आकर के यहाँ ऑफिस में बैठे तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। देखिए, वो 2 दिन आ रहा है, अभी नया सीओ आया है, हजारों मसाइल हल हो रहे हैं, बैठ रहा है, हेयरिंग ले रहा है, जम के चल रहा है। अगर जो सीओ बैठ जाए, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ये महीने में 15 दिन में अलग अलग एक दिन एक आकर के बैठ जाए वहां, ये लोग कभी आके बैठते नहीं है ऑफिस में, ये कभी पंचक्की की शक्ल, सिर्फ मीटिंग होती है 5 स्टार होटल में, बोर्ड में आके नहीं बैठते। वहां लोग आ रहे हैं, चक्रा मार रहे हैं, देख रहे हैं, जब ये बैठेंगे आकर के तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। अंसारी साहब, एक इशू जरा मैं थोड़ा अलग हटके आपसे सवाल करता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये इशू मतलब मान नहीं रहा है या आवाज दब जाती है, बात आगे नहीं बढ़ती, इसमें जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो बोर्ड के तो मेंबर है, अवाम भी है। अवाम किस तरीके से इसके जिम्मेदार? अवाम इसके लिए है, अवाम तो चक्कर मार रही है जैसे आपने नहीं, अवाम वही चक्कर मार रही है, अवाम वही चक्कर मार रही है जिनका उससे इंटरेस्ट है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी खाना चाहती है या गैर तरीके से लेना चाहती है या गैर तरीके से उनके पास है, वो चक्कर मार रही है। आम अवाम जिसका ताल्लुक मुस्लिम बोल करके है, उन इदारों से नहीं है, अगरचे वो इदारों को बचाना चाहे और आ जाए तो मैं समझता हूँ कि आसानी से हो सकता है। अच्छा, इसको अभी जिस वक्त जैसा देखा जाए कि मुस्लिम लीडर्स, अगर देखा जाए मुस्लिम लीडर अलग अलग ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो मुस्लिम लीडर्स इसको अगर सीरियस ले तो आपको लगता है कि वो जमीन सारे बच सकती है? जमीन सीरियस अगर से ले जाए और वो समझ ले कि ये अपने को एक बार ऊपर वाले को शक्ल दिखाना है और ये हमको काम करना है, अगरचे अपने दिल पर सही ढंग से, जैसा हमने अपने आप को इसके अंदर पूरी तरीके से झोंक दिया है, यही लोग अगरचे लीडर सामने आ जाए तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी देर नहीं है कि हम हमारी प्रॉपर्टी को आसानी से बचा सके। ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, अगर इसको मुसलमानों में तकसीम किया जाए या मुसलमानों को रहने के लिए वहां पर जमीना दी जाए, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र हो या उसके दीगर जितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जहां पर, उसमें कितना मुसलमानों को इसका फायदा हो सकता है? मुसलमानों का इतना बेनिफिट्स है, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट में जो आ गया है, मुसलमान एग्रीकल्चर में जा सकता है, मुसलमान इंडस्ट्रीज में जा सकता है, मुसलमान उसके अंदर वो जमीनात के अंदर हाउसिंग लेकर के अपने घर बना सकता है, दे सकता है, डेवलप कर सकता है, इदारे बना सकता है, कॉलेज बना सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बना सकता है, बहुत जितना चाहे वो इसी प्रॉपर्टी के जरिए, उसको कहीं और हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को रखते हुए उस प्रॉपर्टी के बदले वो सब चीज यहाँ कर सकता है और हमारा यहाँ का जो महाराष्ट्र का मुसलमान है इधर उधर न भटकते हुए वो खुद कफिल हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा फिर ये बात एक ऐसी हो गई, आप अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की बात आपने कही कि मुसलमानों को इसका फायदा हो सकता है, अब अगर इसके अंदर जैसे आपने कहा कि लोग जमीनात खा रहे हैं, अपना नीयत खराब कर रहे हैं, जैसे भी एक्सवाइजेड हो रहे हैं, इस तरीके के अगर लोग रहे तो कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाया जा सकता है? अवाम, जब अवाम सामने आ जाए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका घेराव करें, उनको पकड़े, ढूंढे, उनके घरों पर जाकर के उनके खिलाफ आवाज उठाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से मसले हल हो सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, थोड़ा हट के सवाल है, चाहे आपको बुरा भी लगे, जो लोग आवाज उठाते हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद में उनकी आवाज दब जाती है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये बात होती है, आपने जो बात कहा बिल्कुल सही है कि उन पे इल्जामात लगते हैं और वो खामोश हो जाते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं तो उनको समाज में रहना है, उनको जुड़ के रहना है, इसके लिए भी वो खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने इन इमरान के ऊपर ये किया था, वो एफआईआर दाखिल किया और डिस्क्वालीफाई किया, तो मेरे पास तो मुझे मर्डर के लिए भी बात हुई, मुझे ऑफर बड़ी बड़ी आई, क्या चाहिए, क्या होना, क्या नहीं, हर चीज को हमने कहा नहीं, मुझे भी एक दिन अल्लाह को शक्ल दिखाना है, मैं किसी चीज से ठीक है, अगर जो मेरी मौत आपके लोगों के हाथ में है तो यकीनन जिस दिन मौत है तो होना ही है और मुझे मरना ही है, मैं नहीं डरूंगा। आज मैं डर जाऊंगा तो फिर यही मसले जो चल रहे हैं इसी चलते रहेंगे। तो मेरे को आवाम से ये कहना है कि देखिए, ये जो डराते हैं, धमकाते हैं, ये आप अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। यकीनन जिस दिन तुम ये सोच लोगे तो आप किसी से डरोगे नहीं, धमकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे। एक दूसरी बात अच्छा, उसके अलावा जो है मुस्लिम अभी मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, दीगर नेता वहां पर पहुंचे, खासदार पहुंचे, आमदार पहुंचे वहां पर। मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपका क्या जहन में? देखिए, मुस्लिम आरक्षण के जो लड़ाई मैंने लड़ा हूं तो मेरी पूरी जिंदगी उसमें तबाह बर्बाद हो गई। मुसलमानों को जो दस्तूर ने दिया हुआ हक था, मैं 80 से उसको लड़ रहा हूं। मैं कई बार जेल में जाके हुआ, उसका एहसास मुसलमानों को आज महसूस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी आंदोलन नहीं किए, कभी उन्होंने गोली नहीं खाए, क्योंकि दलित भाइयों ने और हिंदू ओबीसीओं ने मेरा साथ दिया था। और मैंने गवर्नमेंट से 57 सर्कुलर और जीआर निकाले। शरद पवार ने एक बहुत अच्छा जीआर निकाला, वर्ग बोल के। मैंने उनको कहा कि हमें जात नहीं है, पेशा है, और पेशे के साथ 99% आ रहे थे। मगर मुसलमान वो बात को समझता नहीं है। जिसने लड़ाई लिया है उसके नाम को भी नहीं मालूम है उसको कौन है। आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, जितने सारे फायदे उठा रहे हैं, हर चीज के फायदे उठा रहे हैं। कहां से मिल रहा है रिजर्वेशन, कैसे मिल रहा है, मराठा को आज एहसास है उसका। इसके लिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं। गुजर ने आंदोलन किया, गोलियां चलाई गई, पटेल ने गुजर किया, इस तरीके से उनकी। मुसलमानों ने किया ही नहीं ना, ये आंदोलन मालूम ही नहीं ना उनको, क्योंकि दलितों ने और दलितों ने और ओबीसी ने उनको साथ दिया। और आज मुसलमान पूरी तरीके से, आपको औरंगाबाद की मिसाल देता हूँ, रशीद मामू अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं तो मेयर बन नहीं सकता था। फिर आप कौन से मुसलमान की रिजर्व? क्योंकि मुसलमानों को या मराठों को या इस मुल्क में रहने वाला कोई भी हो, धर्म और मजहब के नाम पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। इसके लिए मुसलमानों से मेरी बहुत अदबन गुजारिश है कि जो नहीं मिल सकता है उसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, जो मिल रहा है उसकी लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ते? यही मेरा एक मुद्दा है। और जो मराठा लड़ाई लड़ रहे हैं वो गलत है। ये ओबीसी क्या एक अलग चीज है और मराठा का इलेक्शन अलग है। उनको अगर चाहिए तो अमेंडमेंट लाए वो बिल में और वो ले, हमारा उससे कोई इतराज। ठीक है, ये थे हमारे अंसारी साहब जो कह रहे थे, विस्तार से इनसे बात हुई। वक्फ बोर्ड को लेकर जो बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें अभी बचाई जा सकती हैं, जो जमीनों पर कब्जे हुए हैं, जो जमीनों पर रह रहे थे। एक बहुत अजीब बात इन्होंने कही कि जो मुद्दा कोर्ट के अंदर गया था, वहां पर जो विस्तार से अंसारी साहब ने बताया वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। जैसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर कहा कि इसके जिम्मेदार मुसलमान खुद ही है। अब ऐसे मुद्दों को लेकर जब आवाज उठती है, जो लोगों के अंदर एक अच्छा का माहौल आता है कि कहीं ना कहीं जमीनें हो, वक्फ बोर्ड की जमीन हो या मुस्लिम आरक्षण की बात होती हो, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमको हमारा हक मिलेगा। लेकिन जब जैसे इन्होंने कहा कि आवाज दब भी आती है या उसके अलावा दबाई भी जाती है, तो जैसा अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा तवक्कुल ऊपर वाले पे, अल्लाह पर होना चाहिए। जिंदगी और मौत पे देने वाला तो अल्लाह है। बाकी इस तरीके से अंसारी साहब जो तहरीक औकाफ जो एक चलाते हैं, जो संस्था हो या उसके अलावा मुहिम जो चला रहे हैं, लोगों से हमारी अपील है कि आप इनके साथ में जुड़ते रहिए और ऐसे लोगों के साथ हिम्मत बनिए और इनकी ताकत बनिए। क्या बात है। जो इश्यूज पर इनसे बात हुई विस्तार से आप लोगों के सामने है। देखते रहिए हमारा अपना चैनल। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद।